गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आज के इस नए सेशन में इडियम्स एंड फ्रेजेस की दूसरी क्लास में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। पिछली क्लास का रिस्पॉन्स आप सभी ने बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं उसके, और पर्सनली व्हाट्सएप के थ्रू आप लोगों ने जो प्यार दिया उसके लिए शुक्रिया। तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय को गवाए हुए। और अगर ये क्लासेस आपको लिटरली हेल्प कर रही है, अगर आपको लगता है कि ये काफी अच्छी क्लासेस हैं, तो आप इसको शेयर करिए सभी दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला इडियम, इडियम नंबर 11, ब्लो हिज टॉप। हिंदी में भी मतलब मैंने जोड़ना शुरू किया है, जैसे आप लोगों का डिमांड था कि हिंदी में भी लिखिए आप, तो वो भी शुरू कर दिया है आज से। आपे से बाहर होना। देखिए आपे से बाहर होने का क्या मतलब है, जैसे ये मान लो ये लड़का, देखो आप अभी इसको गुस्सा आ रहा है, ठीक है। लूज वंस टेम्पर, टेम्पर मतलब जो इसका टेम्परामेंट है उसको खत्म कर देगा ये, और ये गर्म हो जाता है जल्दी, बात बात में ये मूड चेंज होता है इसका। तो ये क्या कर रहा है, आप इस इमेज को देखकर आप समझ सकते हैं, ब्लो हिज टॉप। अभी अपने टॉप को निकालेगा और फेंक देगा, उड़ा देगा हवा में। और ऐसा कब करता है बच्चा? बच्चा ऐसा तब करता है जब उसको गुस्सा आता है, ठीक है, जब उसकी डिमांड्स पूरी नहीं होती है, या किसी भी बात पर जब वो आपे से बाहर हो जाता है, तब वो ऐसे करता है कि अपने टॉप को निकालकर बाहर फेंक देता है। तो इडियम्स बेसिकली वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होती, इनका कोई मतलब होता है। ब्लो हिज टॉप, देखिए अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ और मतलब निकलेगा, बट इसका एग्जैक्ट मीनिंग है लूज वंस टेम्पर। इसका मतलब ये हो सकता है कि इसको गुस्सा आ गया हो क्विकली, ऐसा कुछ होगा, है ना। गुस्सा आना एक तरीके से, ये भी कह सकते हैं गेट एंग्री, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं। ही इज वॉलेटाइल एंड लाइकली टू ब्लो हिज टॉप इफ हिज डिमांड्स आरंट मैट। जब उसकी डिमांड्स मैट नहीं होंगी ना, यानी जब उसकी डिमांड्स फुलफिल नहीं हो रही है, तो वो एकदम गुस्से में होकर अपने आपे से बाहर हो जाता है। ऐसा कुछ इस सेंटेंस में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जब आप सेंटेंस में यूज करते हैं इडियम्स का, तो इडियम्स और अच्छे से कंठस्थ होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 नंबर है वॉक द टाइट रोप। टाइट रोप मीन्स जैसे मान लो दो पहाड़ है, दो पहाड़ों के बीच में एक रस्सी है बहुत ही छोटी सी, और उसके ऊपर चलना। तो वो जो चलना है उसको मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ही मुश्किल कार्य है, बहुत नाजुक काम है। अगर वहां से अगर आपने थोड़ा सा भी सावधानी अगर हटा दी, तो डायरेक्ट आप नीचे आके गिरेंगे, यानी आप मर भी सकते हैं, मतलब दैट कुड कॉज द डेथ एज वेल। तो आपके सामने हिंदी अर्थ लिखा हुआ है, नाजुक परिस्थिति से गुजरना, ठीक है। टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन वेयर यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू डू और से, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू सेटिस्फाइंग ऑपोजिंग ग्रुप्स। देखिए अब इस वाले सीन को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि ये जो लड़का है या लड़की है जो इस टाइट रॉप से निकलती मतलब चल रही है इस टाइट रॉप पे, अगर मान लो यहाँ थोड़ा सा भी ये सावधानी से हट जाए, तो फिर आप जानते हैं इसके साथ क्या होने वाला है। तो इसी चीज को कहते हैं कि वॉक द टाइट रॉप, ठीक है। यहां से बिल्कुल भी सावधानी नहीं हटा सकते, एक ऐसी सिचुएशन से गुजरना ही कहलाता है वॉक द टाइट रॉप। एक सेंटेंस में यूज देखते हैं, आप बेटर समझ पाएंगे। ही इज वॉकिंग टाइट रॉप बिटवीन द यंग एक्टिविस्ट्स एंड द मोर ट्रेडिशनल एलिमेंट्स विद इन द डेमोक्रेसी मूवमेंट। समझना इसको, 2-3 बार आप रीड करना। नेक्स्ट देखता हूं मैं 13 नंबर, आज का थर्ड इडियम, द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीज। तो स्वॉर्ड तो जानते हो आप, तलवार होती है, एंड ऑफ डेमोक्लीज। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इसको जब भी आप पढ़ो तो इसको डेमोसल्स मत पढ़ना, ये डेमोक्लीज है इसका राइट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। यहाँ पर डेमोक्लीज का मतलब होता है एक तरीके से खतरा, ठीक है, खतरे का तलवार। अब अगर आप बनाएंगे अगर ट्रांसलेशन तो कुछ और ही बनेगा, बट सिर पर लटकती तलवार, ऐसा कुछ भी आप जो मर्जी आए, जैसे भी आप याद रखना चाहे, मैंने लिखने की कोशिश की है यहाँ हिंदी में, बट एक्चुअली इसका मतलब ये है कि जैसे आपने हिंदी में ऐसे बोलना ऐसे बोलते हुए सुना होगा, खतरे की घंटी, ठीक है। तो अब जैसे आप इसको एक बार इंग्लिश का डेरिवेशन पढ़ेंगे आपको समझ आएगा। A bad or unpleasant thing that might happen to you at any time and that makes you feel worried or frightened। एक ऐसी अनप्लीजेंट या एक ऐसी बैड थिंग दैट माइट हैपन टू यू, जो तुम्हारे साथ हो सकती है एट एनी टाइम, जो कभी भी हो सकती है तुम्हारे साथ, और ये आपको थोड़ा सा डरा हुआ या फिर थोड़ा सा आपको चिंतित रखती है। जैसे मान लो सपोज करो अभी कोविड-19 चल रहा है, तो अभी आपसे बाहर निकलने जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको एक डर सा रहता है, आपके खतरे की घंटी घूम रही होती है कि अगर हम बाहर गए और अगर
जैसे मान लो वायरस से इन्फेक्टेड हो गए तो वो एक डर सा बना रहता है, उसी को हम कहते हैं यहाँ पर स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीस। तो इस वर्ड को थोड़ा सा, डेमोक्लीस अगर आपके लिए नया है तो इसका राइट प्रोनाउंसिएशन देख लेना एक बार, डेमोक्लीस, डेमोक्लीस, ठीक है। मैं इसकी अब आपको एक पिक दिखाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर ये कोई पुराना पिक्चर है हिस्ट्री का, तो इसमें एक तलवार जो है इस राजा है या जो भी है इसके ऊपर लटक रही है। अब मान लो अगर ये छोटा मोटा कुछ भी कोई भी अगर ऐसा गलती करता है तो ये तलवार इसके ऊपर गिर जाएगी। मतलब एक अनप्लीजेंट या एक बैड सिचुएशन कभी भी इसके साथ हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज को कहते हैं स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीस। सेंटेंस में यूज देखते हैं इसका, द थ्रेट ऑफ ए कट इन फाउंडिंग is hanging over the opera house like a sword of Damocles। फिर से पढ़ के देख लीजिए। 14 नंबर पे चलते हैं। थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन, इसका मतलब ये होगा कि थिक हो या थिन हो, है ना, उस दोनों में से, मतलब सुख हो या दुख हो, जैसा भी मतलब सिचुएशन है या हर संभव स्थिति में, हर स्थिति में हम आपके साथ हैं, जैसा ऐसा कई बार प्रॉमिस किया जाता है, तो उसी को कहते हैं हम आपके दुख और सुख दोनों के साथ ही हैं। तो उस समय हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं, थ्रू थिक एंड थिन, इवन व्हेन देयर आर प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज। जब भी, तब जब तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स हो या डिफिकल्टीज हो तब भी हम आपका साथ देंगे। तो ऐसी जब आपको ऐसा बोलने का मन करे तब आप कह सकते हैं ये वाली फ्रेज, थ्रू थिक एंड थिन। देखिए ये दोनों साथ चल रहे हैं, ठीक है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी डिफिकल्टीज हो, ये हमेशा साथ रहने वाले हैं, इसी को कहते हैं थ्रू थिक एंड थिन। सेंटेंस में यूसेज देखिए एक बार इसका, ही सपोर्टेड द टीम फॉर ओवर 10 years थ्रू थिक एंड थिन। नेक्स्ट देखिए एक बार, एंडेड इन स्मोक, कोई नतीजा नहीं निकला, एंडेड इन स्मोक, ये बहुत बार पूछी गई इडियम्स है। टू बर्न, हेंस टू बी डिस्ट्रॉयड और रूइंड, फिगरेटिवली टू कम टू नथिंग, मतलब ये हुआ कि टू कम टू नथिंग मतलब कोई भी नतीजा नहीं निकलेगा, ठीक है। एंडेड इन स्मोक, जस्ट धुआं में ही उड़ गई बातें, धुआं में ही थी, ठीक है, ऐसा कुछ आपने सुना होगा, तो इनका कोई मतलब नहीं निकलेगा। जैसे आपने एक सेंटेंस में यूज करके दिखाता हूं, ऑल ऑफ हिज होप्स एंडेड इन स्मोक व्हेन ही डिस्कवर्ड दैट ही हैड फेल्ड। जब उसको पता लगा, जैसे मान लो किसी एक स्टूडेंट ने अपने कुछ उम्मीदें बना रखी थी, कोई होप्स, उसने कुछ ड्रीम्स बना रखे थे कि वो पता नहीं क्या करेगा, इस एग्जाम में पास होगा तो उसके बाद में कुछ कहीं दूसरे शहर, बड़े शहर जाएगा पढ़ना, ऐसा कुछ भी ड्रीम बना रखा था। बट जैसे वो फेल हुआ अपने 12th क्लास या जो भी प्रीवियस ईयर जहां वो पढ़ रहा था उसमें, जैसे वो फेल हुआ तो उसकी जितनी भी बातें, जितनी भी ड्रीम्स, जितनी भी स्टोरियां जो उसने बनाई थी उससे पहले, जितने भी उसने होप्स बनाई थी, दोज ऑल द होप्स जस्ट एंडेड इन स्मोक, ठीक है। तो आप इस सेंटेंस से समझ पाए होंगे। एक सेंटेंस और लिखा है मैंने इसी के लिए, दिस स्टोरी इज गोइंग टू एंड इन स्मोक। जैसे मान लो कोई एक ऐसी स्टोरी है जिसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, जिसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला, तो उसको आप कह सकते हैं एंड इन स्मोक। नेक्स्ट देखिए आप एक बार 16 नंबर, कीप द वूफ फ्रॉम द डोर, किसी तरह से गुजारा करना। देखिए यहाँ पर इस इडियम, ये इडियम बहुत बार रिपीट हुई है, कीप द वूफ फ्रॉम द डोर, ठीक है, डोर से थोड़ा सा वूफ को दूर रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब कोई जंगली जानवर वूफ वाला नहीं है कि वो आपके डोर पे आएगा, उसको आप दूर करेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मीनिंग जो है वो है जैसे तैसे गुजारा करना, मतलब इतना एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी आपके पास होनी चाहिए ताकि आपके आसपास भूखमरी नहीं आ पाए, ठीक है। तो उसको कहते हैं कीप द वूफ फ्रॉम द डोर, कैसे तैसे गुजारा हो जाए, बस उसी चीज को कहते हैं कीप द वूफ फ्रॉम द डोर। टू हैव इनफ मनी टू अवॉइड गोइंग हंग्री, भूखे रहने से, ठीक है, अवॉइड मतलब भूखे रहना नहीं है आपको, और उतना एक सफिशिएंट मनी यानी एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी आपके पास संचित हो, तो उसको कहते हैं हम कीप द वूफ फ्रॉम द डोर। टू स्टॉप समबडी फीलिंग हंग्री, ठीक है, एक बार इसके सेंटेंस में यूज देखना, एज ए स्टूडेंट ही टुक एन इवनिंग जॉब टू कीप द वूफ फ्रॉम द डोर। स्टूडेंट ने इवनिंग की जॉब इसलिए स्टार्ट करी ताकि वो किसी तरीके से गुजारा कर सके वहां और पढ़ भी सके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, आज का 17 नंबर एडियम है स्मेल ए रैट, बहुत ही शानदार है। स्मेल ए रैट, दाल में कुछ काला लगना, मतलब जब किसी को ये लगे ना कि कुछ तो चक्कर है यहाँ, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, तो उसको ही कहते हैं स्मेल ए रैट। टू रिकॉग्नाइज दैट समथिंग इज नॉट
as it appears to be or that something dishonest is happening। कुछ ऐसा बेईमानी का कोई कार्य होने वाला है, कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो गलत है, ठीक है, तो उसी चीज को आप कहते हैं स्मेल ए रैट। एक सेंटेंस में यूज देखिए, शी थॉट शी स्मेल्ड ए रैट व्हेन शी सॉ जॉन स्लिंकिंग अवे फ्रॉम द सीन ऑफ द क्राइम। जब क्राइम के सीन से वो चुपके से, स्लिंकिंग जो वर्ड है स्लिंकिंग, इसका मतलब है चुपके से निकल जाना, स्लिंकिंग अवे फ्रॉम द सीन ऑफ द क्राइम, क्राइम के सीन से बाहर निकल जाना चुपचाप, जॉन। तो ये एक मतलब ये ऐसा लगता है थोड़ा सा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो चुपचाप क्यों निकला, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा। स्मेल ए रैट मतलब शक करना किसी पर, ठीक है, दाल में कुछ काला लगना, स्मेल ए रैट, ये वाली इडियम यूज होगी इसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं एक बार 18 नंबर, ए स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल, बेमेल लिखा हुआ है इसका हिंदी में, मतलब ए स्क्वायर पैग, एक स्क्वायर पैग है, देखिए पिक्चर देखिए, स्क्वायर पैग है और इसको राउंड होल में क्या आप फिट कर पाएंगे, नहीं, ये इससे मैच नहीं करता, ये इससे मेल नहीं खाता है, ठीक है। अ पर्सन हु डज नॉट फील हैप्पी और कंफर्टेबल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन और हु इज नॉट सूटेबल फॉर इट। जब मान लो कि जैसे मान लो अगर एक गांव का देहाती व्यक्ति, उसको सीधा आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने के लिए भेज दो, तो वो कुछ दिन तक मेल नहीं खाएगा वहां से, या वो हो सकता है वहां पे कंफर्ट फील नहीं करे, ठीक है। या फिर एक बहुत बड़े शहरी व्यक्ति को अगर आप डायरेक्ट गांव में लेके आ जाए तो वो वहां पे शायद कंफर्ट फील नहीं करे, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल, ठीक है। एक सेंटेंस में यूज देखिए, जॉन वाज अ बिट ऑफ अ स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल थ्रू आउट हाई स्कूल, उसकी थ्रू आउट हाई स्कूल मतलब पूरी हाई स्कूल तक ही वाज a square peg in a round hole, but when he went to college he found all sorts of people he could relate to, but कॉलेज में उसको उसके जैसे लोग मिल चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक बार 19, कट टू द क्विक। कट टू द क्विक का मतलब होता है बहुत मतलब एकदम दिल को आघात पहुंचाना, कुछ ऐसी बातें कह देना किसी के लिए जो उसके बिल्कुल दिल को ठेस पहुंचा दे, कट टू द क्विक। टू हर्ट समवन्स फीलिंग अ लॉट, ठीक है, ये वाली सिचुएशन जो दिख रहा है, दिल टूट गया है, बैंडेज लगाओ इस पे और ठीक करो, ये हो नहीं पाएगा क्योंकि ये कट टू द क्विक है, ठीक है। टू हर्ट समवन्स फीलिंग अ लॉट, इसका इंग्लिश में जो डेरिवेशन था ये है। एक सेंटेंस में देखिए आप, हर थॉटलेस रिमार्क कट हिम टू द क्विक। नेक्स्ट देखिए, और ये आज का लास्ट इडियम था, बट स्टे विद मी till the end of this video because we are going to take a quiz as well। 20th नंबर है bolt from the blue, अचानक चौंकाना। bolt from the blue का मतलब होता है, जैसे मान लो अभी जहां हम बैठे हैं यहाँ अचानक एकदम से बादल आ जाए और बिजलियां गरजने लगे और अचानक बहुत भारी बारिश हो जाए, तो वो एक अचानक एक सडन हैपनिंग है जो हो जाए, जिसको अनएक्सपेक्टेड कहने का मतलब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, अचानक अनएक्सपेक्टेड थिंग होना आपके लिए, समथिंग इंपॉर्टेंट और अनयूजुअल दैट हैपन सडनली और अनएक्सपेक्टेडली। कोई भी एक ऐसी घटना, ठीक है, जिसका आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिसका आपने उम्मीद नहीं करी थी, वो अचानक से हो जाना, उसी को कहते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। एक ये देख सकते हैं आप, आसमान पहले साफ था, ऐसा आप इमेजिन कर सकते हैं, आप सडनली यहाँ पर आसमान में बिजलियां कड़क रही हैं और ये मान के चलना कि अभी यहाँ बहुत भयंकर बारिश होने वाली है, जबकि कुछ समय पहले ही यहाँ एकदम साफ था, ठीक है, गेम चल रहा था इस ग्राउंड में और अब तुरंत एकदम से बोल्ट फ्रॉम द ब्लू वाली सिचुएशन हो चुकी है। चलिए एक सेंटेंस में यूज देखते हैं, द रेजिग्नेशन ऑफ द चेयरमैन केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब हम लोग एक बार क्विज करना चाहेंगे, तो आज की क्विज 11 नंबर की क्विज है, आप इस पे बताइए। द बॉस इज गोइंग टू ब्लो हिज टॉप when he discovers the blatant mistake in the balance sheet। मैं आपको जो भी अर्थ नहीं आएगा, जो भी ऐसा वर्ड है जिसका आप मतलब नहीं समझते, मैं बताता रहूंगा आपको। blatant का मतलब होता है स्पष्ट, एक तरीके से ये मान के चलना स्पष्ट या खुल्लम खुल्ला, ठीक है। मिस्टेक आप जानते हैं, खुल्लम खुल्ला मिस्टेक। देखिए, जब तक आप इस पूरे सेंटेंस को नहीं समझेंगे यू कैन नॉट आंसर प्रॉपरली, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस जब भी आपके पास इडियम्स के ऐसे जब मैं क्विज करूं और जैसे ही ये सेंटेंस लिखें तो आपको इनको समझना है, सेंटेंस के मीनिंग, इससे आपकी ग्रामर प्लस अंडरस्टैंडिंग और इससे आपकी वोकैब सब कुछ सुधरेगा। तो आप इसको भी समझने की कोशिश करना कि इन सेंटेंसेस का मीनिंग क्या है, ठीक है। द बॉस इज गोइंग टू ब्लो हिज टॉप व्हेन ही डिस्कवर्स द ब्लेटेंट मिस्टेक इन द बैलेंस शीट। ब्लेटेंट मिस्टेक का मतलब खुल्लम खुल्ला मिस्टेक जब देखेगा, ठीक है, जब बॉस
को ये खुलम खुला मिस्टेक दिखेगी बैलेंस शीट में, तो द बॉस इज गोइंग टू ब्लो हिज टॉप, वो बहुत ज्यादा क्या होने वाला है। अब 4 ऑप्शन में से आप बताइए ब्लो हिज टॉप का मतलब क्या होगा। हालांकि वी ऑलरेडी हैव कवर्ड द मीनिंग ऑफ ब्लो हिज टॉप। अभी जो क्विज लेने वाला हूं इसके मैंने ऑलरेडी आपको मतलब समझा दिए हैं, लेकिन मैं आपको फील कराऊं कि एग्जाम में किस तरीके से पूछा हुआ है। ये एसएससी में पूछे हुए एग्जाम क्वेश्चंस हैं, सारे इडियम्स वही हैं जो एसएससी ने पूछे हैं, ठीक है, उनको ही मैं शामिल कर रहा हूं यहाँ पे ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ठीक हो जाए। तो चलिए आप पहला ऑप्शन देखते हैं, डिसमिस फ्रॉम द जॉब, क्या वो जॉब से डिसमिस कर देगा। बी वेरी एम्बैरेस्ड, एम्बैरेस्ड मतलब होता है एक तरीके से शर्मिंदा होगा। बी वेरी एंग्री, क्या वो गुस्सा होगा। अटैक फियर्सली, क्या वो फियर्सली अटैक करेगा। तो यहां पर जो आंसर रहेगा वो होगा एंग्री। आपने पढ़ा होगा 11 नंबर की, जब पहली ब्लो हिज टॉप, मैंने कहा कि जब वो गुस्से में होता है, आपे से बाहर हो जाता है वो लड़का, तो फिर वो क्या करता है, अपने टॉप को बाहर निकाल के घुमा देता है या उड़ा देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ब्लो हिज टॉप का मीनिंग होता है टू बिकम वेरी एंग्री ऑफन क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी जो गुस्से हो जाता है उसको ही बोलते हैं ब्लो हिज टॉप, ठीक, आपे से बाहर होना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट नंबर है 12 नंबर। आपको पहले आंसर आपको करना है, उसके बाद में मैं आपको इलेबोरेट करूंगा और आप अपने सभी स्कोर्स को कमेंट करके बता सकते हैं कि 10 में से कितने राइट कर पा रहे हो आप, ठीक है, कितना आपकी मेमोरी है। पहले डिस्कस करने के बाद आप कितना सही कर पाते हो, कितना याद रह पाता है, आपको ये देखना है। A mountaineer has to walk the tightrope as a small slip can prove to be fatal. माउंटेनियर कौन होता है, आप जानते हैं, जो माउंटेन्स पर चढ़ते हैं उनको माउंटेनियर बोलते हैं। हैज टू वॉक द टाइट रॉप, उनको एक टाइट रॉप के थ्रू निकलना पड़ता है, मतलब वो उस टाइट रॉप के ऊपर चलना पड़ता है, यानी बहुत नाजुक स्थिति में भी ऊपर चढ़ना पड़ता है, एज ए स्मॉल स्लिप। और वहां पर एक छोटा सा स्लिप अगर हो जाए, दैट कैन प्रूव टू बी फेटल, फेटल मतलब प्राण घातक साबित हो सकता है। फेटल का मतलब क्या होता है, घातक। अब देखिए यहाँ पर जितने भी वर्ड या जिस भी तरीके के जो क्विज ली गई है, ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से भी आपके कुछ नए वर्ड्स निकल के आएंगे। अगर आप फेटल का मतलब नहीं समझते थे तो फेटल का मतलब जान लो, प्राण घातक होता है, यानी बहुत ये दैट कुड कॉज योर डेथ एज वेल, ठीक है। चलिए 4 ऑप्शन देखते हैं और इसमें से आंसर करिए आप। बी वेरी नर्वस, बी वेरी कॉशियस, बी वेल ट्रेन्ड, बी एन एक्सपर्ट। नर्वस का मतलब आप जानते होंगे क्या होता है, ठीक है, और नर्वस होना मतलब कॉन्फिडेंट नहीं होना, ये मान लो। बी वेरी कॉशियस मतलब, कॉशियस का मतलब होता है सावधान होना, ठीक है। बी वेरी ट्रेन्ड, बहुत अच्छे से प्रशिक्षित होना। बी एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का मतलब आप जानते हो क्या होता है, ठीक है। तो 4 में से एक आंसर करो और मैं नेक्स्ट आपको आंसर दिखा रहा हूं, आप अपनी कॉपी पे लिखते जाइए कितने आंसर हो पा रहे हैं। सोल्यूशन 2, walk the tightrope means to be in a difficult situation where you must be very careful about what you do or say. Means यहां पर जो आंसर करोगे वेरी कॉशियस, बहुत सावधान होकर चलना पड़ेगा, अदरवाइज the small slip can prove to be fatal, ये इसने बोला हुआ है सेंटेंस में। Now let's move to the 13 number quiz. Due to increased number of layoffs in the industry, the sword of Damocles is always hanging over the employees. ठीक है, पहले मैं आपको इस सेंटेंस समझा देता हूं इसका क्या मतलब है। ड्यू टू इंक्रीज्ड नंबर ऑफ ले ऑफ्स इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में ड्यू टू इंक्रीज, छटनी, ले ऑफ का मतलब होता है छटनी करना। जैसे मतलब एक कंपनी में 3000 एम्प्लॉई है, 3000 में से अगले महीने ड्यू टू कोविड पेंडेमिक और कोई भी सिचुएशन हो सकती है, मान लो रिसेशन है या कुछ भी, किसी भी वजह से मान लो अगर कोई कंपनी छटनी करते अपने एम्प्लॉइज को हटाना शुरू कर देती है, जो कम काम कर रहे थे उनको, या जिनका परफॉर्मेंस उतना अप टू द मार्क नहीं था, तो उनको अगर वो छटनी करती है तो उसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड है ले ऑफ, LAY और FFS, ले ऑफ्स। तो जैसे इंडस्ट्री में नंबर ऑफ ले ऑफ्स मतलब छटनी की संख्या में जैसे ही वृद्धि हुई, द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीस, खतरे की घंटी ये मान लो आप, या खतरे की तलवार सिर पर लटकने लगी, इज ऑलवेज हैंगिंग ओवर द एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉइज मीन्स जो कर्मचारियां हैं, जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के सिर पर खतरे की तलवार, या मतलब जो भी आप जैसे भी समझो इसको, खतरे की घंटी या गले पे एक तलवार लटकना शुरू हो गई कि कब किसका नंबर आ जाए छटनी में, जॉबलेस होने में देर नहीं लगेगी। तो ये क्यों हुआ, ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ ले ऑफ्स इन द इंडस्ट्री, मतलब छटनी की संख्या में वृद्धि होने पर।
अब चार में से एक आप आंसर करोगे। स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, एन इल ओमेन ऑफ डेथ, अ कांस्टेंट थ्रेट, थ्रेट ऑफ फिजिकल हार्म। आंसर करिए आप इसमें से। द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस, already you know the meaning of this particular idiom, but now you have to pick out which one is the correct one। ठीक है, तो आंसर जब आपको यहां से अगर मार्क्स गेन करना है एग्जाम में, तो आपको इस तरीके से सिचुएशन आएगी, उसमें से आपको पिक करना पड़ेगा which one is the right answer। now let's see, the right answer is the third one, the constant threat। constant threat बार बार एक तरीके से एक अलार्मिंग सिचुएशन बनी हुई है आपके साथ कि पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए। मान लो एम्प्लॉइज, इस सेंटेंस को समझा रहा हूं मैं कि कौन से एम्प्लॉय की कौन सी परफॉर्मेंस कब कम हो और कब उसको कंपनी छटनी यानी बाहर का रास्ता दिखा दे, तो ये एक तरीके की कांस्टेंट थ्रेट है। ठीक है, ये स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है यहाँ पे, ना ही ये कोई डेथ का कारण है, ना ही ये कोई थ्रेट है फिजिकल हार्म करने का। इट इज जस्ट अ कांस्टेंट थ्रेट दैट इफ यू आर नॉट डूइंग अप टू द मार्क देन यू विल बी थ्रोन आउट फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ। ठीक है, चलिए सोल्यूशन को फिर से एक बार रिपीट कर लो। इफ यू हैव अ स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस हैंगिंग ओवर यू योर हेड, समथिंग बैड सीम्स वेरी लाइकली टू हैपन यू, कुछ ना कुछ गलत होने की संभावना है आपके साथ। ऐसा होता है जब आप कहते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। ट्रू फ्रेंड्स स्टे बाय आवर साइड थ्रू थिक एंड थिन। ये आप जानते हो थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन का मीनिंग क्या होता है, तो आप आंसर करिए। Through all circumstances, in happy moments, in difficult times, in different weathers. Do the answer. Write in your copy and let's see the answer. Answer first. Under all circumstances. Through thick and thin, ये बहुत सिंपल था, सुख दुख का साथी जिसको कहते हैं। Through thick and thin, आप भी इसको यूज करना स्टार्ट करें, आपको अच्छे से याद रहेगा। Through thick and thin means even when there are problems or difficulties. Let's move to the next one. 15 number. The ambitious project to impart free books to all students ended in smoke. Ended in smoke. We already have gone through with this particular idioms, and now let's select the answer. Which one is the correct one? Extended the budget, was delayed, yielded no result, was successfully completed. Write the answer. I'll just show you the answer, and answer is yielded no result, मतलब कोई भी रिजल्ट नहीं निकलना। ठीक है, वही तो होता है एंडेड इन स्मोक, या तो रूइंड होता है या फिर कोई रिजल्ट ही नहीं निकलता है। ठीक है, एंडेड इन स्मोक मतलब यील्डेड नो रिजल्ट। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। एक्सट्रीम पॉवर्टी मेड द पुअर वुमन वंडर हाउ लॉन्ग शी कुड कीप द वू फ्रॉम द डोर। कीप द वू फ्रॉम द डोर मीनिंग आप जानते हैं क्या है इसका मतलब, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, याद आ गया होगा। चलिए सिलेक्ट करिए इनमें से। अवॉइड स्टार्वेशन, लिव ऑन चैरिटी, कीप वाइल्ड एनिमल्स अवे, बी सेफ इन हर हाउस। देखिए इसके लिए मैं आपको एक बात और बता दूं, जब भी परीक्षा में इस तरीके से क्विज आती है आपके पास या इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप कितना भी इडियम्स या कितने भी वोकैब को रट लो, जब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप में समझ नहीं है। ठीक है, तो एक्सट्रीम पॉवर्टी मेड द पुअर वुमन वंडर हाउ लॉन्ग शी कुड कीप द वू फ्रॉम द डोर। इसका मतलब अगर आप नहीं समझ पाए तो आप कितना भी रट लो, आप आंसर नहीं कर पाएंगे। और अगर आप मान लो पर्टिकुलर इडियम अगर आपको याद भी नहीं है और अगर आपको समझ अंडरस्टैंडिंग है, कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट थोड़ा सा अच्छा है, अगर आपने रीडिंग बुक्स की हैबिट बनाई हुई है, तो आप आंसर आसानी से कर सकते हैं, हालांकि आप चाहे वो इडियम देखें या ना देखे हो। एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा गरीबी, बहुत ज्यादा गरीबी। तो गरीबी की बात कर रहा है, ऑफ कोर्स गरीबी की बात कर रहा है तो आगे भुखमरी की भी बात हो सकती है। ठीक है, तो वही चीज बोला गया है कि आपको थोड़ा सा शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। एक्सट्रीम पॉवर्टी मेड द पुअर वुमन, एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब बहुत ज्यादा गरीबी, पुअर गरीब महिला को वंडर जानने के लिए मतलब एक अचरज में डाल दिया कि वो दैट हाउ लॉन्ग शी कुड कीप द वू फ्रॉम द डोर, दैट वो कितने दिन भूखे जिंदा रह सकती है, यानी कितने दिन वो उस भूखमरी या स्टारवेशन से दूर हो सकती है। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ चेक करिए, आपने तो आंसर कर लिया होगा आपका। अवॉइड स्टारवेशन, लिव ऑन चैरिटी, कीप वाइल्ड एनिमल्स अवे, बी सेफ इन अ हाउस। तो देखिए लिव ऑन चैरिटी का मतलब होगा कि क्या वो चैरिटी यानी दान के ऊपर जीवित रहे, दान लेकर, या फिर कीप वाइल्ड एनिमल्स, कीप वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों से दूर रहे, नहीं ऐसा तो कोई सेंस ही नहीं है सेंटेंस में। बी सेफ इन अ हाउस, सेफ रहना भी कोई सेंस नहीं है सेंटेंस में, गरीबी से रिलेटेड कोई सेंटेंस है तो पक्की बात है। अवॉइड स्टारवेशन, अवॉइड स्टारवेशन मतलब होता है कि गरीबी या भूखमरी से
अवॉइड यानी बचना, कितने दिन बचेगी वो, इसका मतलब ये था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका सोल्यूशन। कीप द वू फ्रॉम द डोर, एक बार फिर से रिपीट कर लो। टू हैव इनफ मनी टू अवॉइड गोइंग हंग्री, टू स्टॉप समबडी फीलिंग हंग्री, ये होता है। 617 नंबर देखिए। व्हेन हिज एनवियस कंपेटिटर एक्सटेंडेड अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप ही स्मेल्ट अ रैट। जब उसका, एनवियस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, कंपेटिटर मतलब होता है जो प्रतिस्पर्धा में होता है उसका, ठीक है। जो ईर्ष्यालु क्या कहते हैं इसको, कंपटीटर, आप जानते हो इसका मतलब, जो ईर्ष्यालु था, ईर्ष्या भी रखता था उससे और कंपटीटर भी है। एक्सटेंडेड हैंड ऑफ फ्रेंडशिप, जब वो एक फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाता है तो उसको शक होता है कि यार ये क्या मतलब, इसमें कोई चाल तो नहीं है इसकी। तो ऐसा ये सेंटेंस कह रहा है। नाउ पिक द राइट आंसर। डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, फेल्ट वेरी प्लीज्ड, बिकम कंप्लीजेंट, बिहेव्ड एरोगेंटली। तो यहां पर आप आंसर करिए और मैं आंसर शो करता हूं आपको। डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, जब उसने ऐसे डिटेक्ट किया, उसको लगा कि समथिंग इज फिशी हियर, तभी तो उसने कह रहा है कि स्मेल्ट रेट, मतलब उसको लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है, नहीं तो ये मेरा जो कंपेटिटर है मुझसे ईर्ष्या रखता है, फिर भी ये दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको थोड़ा सा संशय है। देखिए सोल्यूशन में स्मेल्ट रेट का मतलब क्या होता है, टू सेंस समथिंग सस्पिशियस, सस्पिशियस मतलब थोड़ा सा ऐसा सेंस लगाना जिसमें शक दिख रहा हो उसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। कमिंग फ्रॉम एन एफ्लुएंट फैमिली, शी फाउंड हरसेल्फ a square peg in a round hole when she married a poor farmer and moved to a small village। समझ पा रहे हो, कमिंग फ्रॉम ए एफ्लुएंट फैमिली। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, ये वर्ड भी कई बार एसएससी में पूछा है। एफ्लुएंट का मतलब होता है एकदम धनवान, ठीक है, लॉट्स ऑफ मनी, हैविंग लॉट्स ऑफ मनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी खरीद सकता है। एफ्लुएंट एकदम समृद्ध आदमी को कहते हैं एफ्लुएंट, है ना। शी फाउंड हरसेल्फ ए स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल, उसने अपने आप को ऐसे पाया कि जैसे कोई राउंड होल था और वो खुद को स्क्वायर पैग समझ रही थी, मतलब वो वहां पे मेल नहीं खा रही थी, एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जा चुकी है। व्हेन शी मैरिड ए पुअर फार्मर, जब उसकी शादी किसी गरीब किसान के साथ होगी और वो मूव टू ए स्मॉल विलेज, और जब उसको छोटे से गांव में भेज दिया गया, तो जो लड़की एफ्लुएंट यानी समृद्ध परिवार से थी, ठीक है, जहां उसने काम वाम नहीं किया था, वो अगर किसी गरीब किसान के घर शादी कर दी जाए और गांव में भेज दिया जाए, तो शी फाउंड हरसेल्फ ए स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल, ये वाली इडियम उसके लिए फिट होती है। तो बताइए चार में से कौन सा आंसर है। एन आंसर नाउ। इन अ फेवरेबल सिचुएशन, अनहैप्पी एंड रिग्रेटफुल, a misfit in the environment, in a financial crisis. Answer it. Let me show you the answer. So third is the answer, a misfit in environment, in the environment. Misfit का मतलब fit नहीं हो पा रही है, misfit है। A square peg in a round hole, a misfit in an environment, ये इसका meaning होता है। Now second last आज का, the loyal watchman was cut to the quick when he was accused of theft. कट टू द क्विक मतलब आप जानते हो बहुत अच्छे से, एक हार्ट का पिक्चर आपने देखा था जिसपे बैंडेज लगा हुआ था, ठीक है। अब मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा, आपको सेंटेंस बता देता हूं। ए लॉयल वॉचमैन वाज कट टू द क्विक व्हेन ही वाज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। एक लॉयल था, वॉचमैन मतलब चौकीदार था, एक लॉयल था, ठीक है, निष्ठावान था, और वाज कट टू द क्विक व्हेन ही वाज अक्यूज्ड, जब वह चोरी का आरोपी बताया गया या उसको चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया, तो ही वाज कट टू द क्विक। अब कट टू द क्विक, नाउ जस्ट पिक आउट व्हिच वन इज द राइट वन। इम्प्रिजन्ड, सीवियरली पनिश्ड, हर्ट इंटेंसली एंड डिसमिस्ड। आई एम श्योर यू विल बी कंफ्यूज्ड हियर, बट कट टू द क्विक का मतलब होता है हर्ट इंटेंसली, हर्ट इंटेंसली। सिचुएशन 3, कट टू द क्विक मीन्स टू अपसेट समबडी वेरी मच बाय डूइंग और सेइंग समथिंग अनकाइंड। देखिए ये एक ऐसा कुछ घाव होता है जो दिखता नहीं है, बट ये बोली से लगने वाला घाव होता है, तब आप कहते हैं कट टू द क्विक, ठीक है। कुछ लोगों के द्वारा कुछ ऐसे शब्द कह दिए जाते हैं जो बिल्कुल आघात करते हैं हार्ट को, ठीक है, तो उनको कहा जाता है, उसको उसी सिचुएशन को या उसी दर्द को कहा जाता है कट टू द क्विक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है, The heavy losses in business came like a bolt from the blue. Heavy loss, बहुत भारी नुकसान। In business came like,
ये ऐसे आया जैसे ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका क्या मतलब है? चलिए पिक आउट फ्रॉम दिस वन। ए थंडर स्टॉर्म, एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, अ विंडफॉल, एन ओमिनस वार्निंग। देखिए थंडर स्टॉर्म आप जानते हैं एक तूफान होता है, ठीक है, भयंकर। एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, जिसकी उम्मीद नहीं करी थी, एक ऐसा मतलब डिजास्टर हुआ है, खतरा हुआ है, ठीक है, विध्वंसकारी कुछ एक्टिविटी हुई है या मतलब ऐसा कुछ हुआ है। ए विंडफॉल हुआ है, विंडफॉल मतलब भी बहुत तेज हवा चलना, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये एनवायरमेंटल वर्ड्स हैं। एन ओमिनस वार्निंग, ठीक है। तो इन चार में से कौन सा सही बैठता है? ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू को मैं फिर से समझाता हूं आपको। बोल्ट एंड फ्रॉम द ब्लू, ब्लू मतलब पहले आसमान साफ था, ब्लू था, अचानक क्या हो गया? बोल्ट हो गया, बोल्ट हो गया, सॉरी। तो इसमें क्या लगेगा आपका आंसर बताइए? चलिए मैं दिखाता हूं। सेकंड, एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। मैंने ऑलरेडी आपको ये बता रखा है पिछली स्लाइड में कि जब भी आपको ये लगे कि ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब पहले तो आसमान साफ था, अभी अचानक बोल्ट हुआ, अभी अचानक बिजलियां गिरने लगी है, मतलब सडन हैपन हुआ है जो अनएक्सपेक्टेड भी था, ठीक है। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मींस an event or a piece of news which is sudden and unexpected, a complete surprise होती है, और ये बेसिकली अच्छी नहीं भी होती है, इनको कहते हैं a bolt from the blue। तो आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, एंड सब्सक्राइब भी करिए अगर चैनल पर नए हैं तो, और आप सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए अगर ये आपको लिटरली हेल्प कर रही है स्लाइड्स। और अगर आपका कोई भी कमेंट या कोई भी फीडबैक है तो आई वुड अप्रिशिएट दैट इफ यू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आज की क्लास में इतना ही है। मिलते हैं कल अगली क्लास में अगले 10 वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।